Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आप सभी। चलिए बढ़ते हैं अपने अच्छी सी क्लास की तरफ। क्लास फिलहाल हमारी सभी अच्छी होती हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस में करेंगे हम बायो। बायो में आपको आज मैं पढ़ाऊँगी टिश्यू के बारे में, जिसको हम हिंदी में उत्तक कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अभी इस पूरे सिलेबस में कुछ चीज़ें 1 2 3 4 हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो बता के इसी नवंबर में आपको साइंस भी ओवर कर देंगे, क्योंकि हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उनसे हमें ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नहीं दी गई हैं, लेकिन हमसे उतना ही पूछा जाता है जितना हमें काम भर का सीखना है। तो ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। देखिए, चीज़ें समय के साथ हो जाएंगी, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टिश्यू से सिंपल सा एक लघुत्तरी अति लघुत्तरी पूछ लिया जाता है कि टिश्यू क्या होता है, उत्तक के बारे में बताइए, उत्तक से आप क्या समझते हैं। ऐसा छोटा सा प्रश्न आपको आएगा, तो इनके रिप्लाई आपको लिखने होंगे। ज़्यादा प्रश्न नहीं लिख, मतलब उत्तर बहुत बड़ा नहीं लिखना है, छोटा सा ही लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। देखते हैं टिश्यू के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। कभी कभी इनके चित्र भी आते हैं। टिश्यू के बारे में कहते हैं कि उत्तक जो होते हैं वो उत्तक होते क्या हैं? उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है, यानी कि ढेर सारी जो सेल्स होती हैं उनका एक सेट ऑफ कलेक्शन है। मोर देन 1000 सेल्स। उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है जिसकी संरचना समान है, जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, समान होते हैं, जो एक इकाई के साथ में रहते हैं और एक साथ काम करते हैं, एक साथ मिलकर वर्क को परफॉर्म करते हैं। उत्तकों का जो अध्ययन होता है उसको हम हिस्टोलॉजी कह जाते हैं। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है, हमसे पूछा जाता है कि जब हम ये जो उत्तकों की पढ़ाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा हिस्टोलॉजी होता है। उत्तक जो होते हैं, जो उनकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, रूप से समान कोशिकाएं होती हैं और उनकी अंतर कोशिकाओं के द्वारा एक मैट्रिक्स का समूह बना लेते हैं, जिनसे एक साथ एक जाल जैसा स्ट्रक्चर कुछ बन जाता है। और ये अलग अलग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कुछ इस तरीके से होंगे। बहुत सारे अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। एक जैसे जैसे सेल होती है आप देखोगे कुछ इसी तरीके से रहते हैं, और बहुत सारे होते हैं एक साथ। इसी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल काम होता है वो ये एक साथ ही करते हैं। तो आपको एक छोटी सी परिभाषा के तौर पर ध्यान रखनी होगी कि उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिनकी संरचना समान होती है और जो एक इकाई के रूप में एक साथ काम करते हैं। इतनी बात आपको अपनी कॉपी के आंसर राइट में लिखनी है, जो कि इनफ है। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल तरीके से ये बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। यहाँ तक क्लियर है? ये एमसीक्यू तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़िए इसी के साथ। तो उत्तक की छोटी सी परिभाषा मैंने आपको बता दी। चलिए देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो टिश्यू जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 3 4 5 6, 4 ऑप्शन आएगा, 2 पे टिक करना होगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन कौन से होते हैं। तो उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे मैम 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक जंतु उत्तक होता है, एक पादप, एक एनिमल टिश्यू होता है, एक प्लांट टिश्यू होता है। तो हम इन टिश्यूज़ के जो सब टाइप्स को देखेंगे तो वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें बस सिंपल सा पढ़ना है, जितना हमारे पेपरों में कई सालों में पूछा जा रहा है हम उन्हीं के बेसिस पे अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? सिंपल है, बहुत बेसिक है, बहुत ईजी तरीके से बता दे रही हूँ। सारा मत पढ़िएगा क्योंकि परेशानियाँ हो जाएंगी और उतने पूछे नहीं जाते हैं हमसे। अब बात कर लेते हैं जटिल टिश्यू। ये क्या होता है? आपको पता है ये जो पादप टिश्यू होते हैं इनमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एक में एक टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं जटिल उत्तक। ये क्या होता है? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने जो टिश्यू होते हैं उनको हम जटिल टिश्यू कहते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, जटिल में क्या मतलब है? कोई चीज़ हार्ड है, कोई उलझी हुई चीज़ है। तो जिस एक से अधिक मतलब मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4 कोशिकाओं का जो एक समूह होता है, उनके जो टिश्यू होते हैं उनको हम जटिल टिश्यू कहते हैं। और ये इनमें एक बात ये है कि ये 2 डिवाइडेड है, मतलब ये खुद में 2 से डिवाइडेड हैं। तो दोनों में, एक में जाइलम आ जाएगा, एक में फ्लोएम आ जाएगा, और दोनों में चीज़ें जो हैं वो अलग अलग तरीके से दी हुई हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? बात समझ में आई? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। अगर मैं पूछूं कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है तो आप में से कोई लोग बता पाएंगे या नहीं? बताइए, जाइलम फ्लोएम पता है? जाइलम और फ्लोएम मालूम है? बहुत बेसिक क्लास में हमने सब पढ़ा है। हर्व और सर्व पता है? हर्व और सर्व किसे कहते हैं? फ्रेंड्स बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये नहीं मालूम है तो इनको थोड़ा पढ़ लिया करिए,
क्योंकि हमें कुछ कुछ चीज़ें ना आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाती है, तब आप क्या करेंगे? आता ज़रूर है, ठीक है। हर बार है कि सोशल साइंस के पेपर में साइंस के कुछ चीज़ें हैं ना तो हमसे बाहर से भी पूछ ली जाती हैं। अब वो क्या पूछ ली जाएगी इनका पता नहीं रहता है, वही चीज़ पूछी जाती है जो हमने 10th तक की क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन हमें उस वक्त नहीं याद आता है। तो उनके बेसिस पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम की परिभाषा तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग को पता भी होगी, बेसिक की साइंस की बहुत बेसिक सी बात है जो कि मैंने बहुत बार आपको बताई हुई है। तो ये टिश्यू होते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, नाम तो बहुत इजी होता है, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि जाइलम किसे कहते हैं, फ्लोएम किसे कहते हैं। जाइलम का काम बताइए, फ्लोएम का काम बताइए, इनके जो काम होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमें उस बेसिस पे तैयारी भी करनी रहती है, इतना ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं ये है क्या। देखिए जाइलम क्या होता है। जाइलम पानी और पोषक तत्वों को जड़ों से पौधे की पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक प्रकार से लिफ्ट होते हैं ये, जो पानी जड़ों से मिलता है, पोषक तत्वों को जड़ों से, पौधों की पत्तियां, जड़ों से हर चीज़ मिलती है। मिनरल्स जो मिट्टी से एब्जॉर्व किए जाते हैं, प्लांट है, कोई प्लांट है, आप देखोगे फूल वगैरह बना है, तो ये यहाँ जड़ जो इनकी होती है, रूट से ये सब कुछ मिनरल्स को लेते हैं। और उसके बाद जो पत्तियाँ निकली होती हैं, जो फूल चीज़ें हो, फूल पौधे फल वगैरह जो भी चीज़ें होती है, तो उनको जो पानी वगैरह की सप्लाई होती है, वो पाइपलाइन जो होती है वो जाइलम की होती है। और जाइलम के ही थ्रू वो है नीचे से लेके एकदम ऊपर तक, पूरा एकदम टिप तक, जो एकदम टॉप पे पत्ती होगी वहाँ तक पूरी सप्लाई होती है। तो जाइलम का काम, पानी पहुँचाने का काम जाइलम का होता है, ध्यान रखना। फ्लोएम का काम क्या होता है? ये प्रकार का कार्बनिक भोजन को पत्तियों से पौधे के डिफरेंट डिफरेंट जो भाग हैं उन तक पहुंचाने का काम वो होता है, इनको कौन करता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है वो खाना देने वाला होता है, और जाइलम जो होता है वो पानी सप्लाई करने वाला होता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं भूलेगा, जो कि साइंस के टर्म में पौधे के काम को सुचारू रूप से करने के लिए, चलाने के लिए ये दोनों टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आपके पेपर में भी आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे, इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। आगे बढ़िए। चलिए, टिश्यूओं की जब बात आती है तो टिश्यू में एक टिश्यू है जिसको हम यहाँ पर तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ये हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये क्या होता है, इनसे आप क्या समझते हैं। तो तंत्रिका या तंत्रिका ऊतक हमारे तंत्रिका मुख्य ऊतक है। हमारे तंत्रिका सबसे मेन ये टिश्यू होता है। ये शरीर के जो कार्य की निगरानी और नियमन करता है। जो निगरानी होती है, एनालिसिस है, देख रेख है, कंट्रोलिंग है, उनको करने में बहुत हेल्प करता है। तंत्रिका तंत्र की में 2 कोशिकाएं होती। कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो इनमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान रखना, नहीं पता है तो। इनमें कितनी पाई जाती हैं? 2। तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स कहिए, ये गिलियल सेल्स की बनी होती हैं। देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स और गिलियल कोशिकाएं जो तंत्रिका आवेग को संचारित करती हैं, चलाने में उनकी मदद करती हैं, सुचारू रूप से काम में उनमें बहुत हेल्प करती हैं। ये न्यूरॉन्स को पोषक तत्व भी प्रदान करती है, जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो भी सप्लाई करती है। मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका तंत्र ऊतक से बनी होती हैं। ये उत्तेजना को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तेज़ी से पहुंचाने के लिए उत्तेजित होती है, और ये काफ़ी विशिष्ट होती है। नर्वस सिस्टम आप जानते हो ना, जैसे कैसे, मतलब जैसे कोई चीज़ चाय है, तो गर्म चाय हम जल्दी नहीं पीते, गर्म चाय को हम टच नहीं करते। तो ये कैसे पता है? वो चाय क्या बोलती रहती है क्या कि मैं गर्म हूँ, मैं गर्म, मुझे मत छो? ऐसा कुछ तो कभी होता नहीं है। तो वो चीज़ कैसे पता चल जाती है? वो आपके दिमाग से बात आपके हाथ तक वो कैसे आती है? क्यों नहीं जाते आप? गर्म तवा होता है रोटियों वाला, क्यों नहीं छूते हम लोग? गरम है तो ये बात दिमाग को पता है कि वो गरम है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये आपको, और आपका हाथ उस चीज़ को नहीं जाएगा। जैसे आपको होता है, आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी ना ब्रेक बोलती है, जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला है या कोई सामने से, तो कोई कहता नहीं अरे ब्रेक लगाओ, तो ये ब्रेक ऑटोमेटिकली हाथ वहाँ पहुँचता है कि नहीं? कैसे पहुँचता है? कभी इमेजिन किया, सोचा कि दिमाग में बताएगा ये ब्रेक बना है, ये चीज़ें हैंडल है, हैंडल में ब्रेक बना। लेकिन सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्सीलेटर स्लो करते हैं और ब्रेक लगाते हैं खट्टे से। तो ये करते कैसे हैं? कोई कैसे, कोई बताता है? ये हाथ वहाँ पे अपने आप कैसे चला जाता है? अपने आप ब्रेक लग जाता है कि नहीं? उंगली अपने आप काम करने लगती है? ये सब नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो यही तंत्रिका है, तो उत्तेजना देती है, स्टिमुलस देती है दिमाग से पूरी चीज़ को एक्टिव करने में, कंट्रोल करने, निगरानी करने में, सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, काम हो रहा है नहीं हो रहा, तो जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए हम गर्म चीज़ों को नहीं छूते हैं, जहाँ पे करंट आता है वहाँ पर नहीं छूते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो कि हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। अब इनकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो ये तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स से बना होता है। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है, किसके बने होते हैं? न्यूरॉन्स के बने होते हैं, जिसमें से सभी एक अचतंतु होते हैं, फिलामेंट टाइप के भी होते हैं। इनकी कोशिकाओं से निकलने वाले लंबे तने जैसे ये होते हैं, देखने में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जगह पे होते हैं। तो ये की जो सेल्स होती हैं, उनके थ्रू जो सेल्स का हमारा ये स्ट्रक्चर बना है, उसको सुचारू रूप से करवाने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इनका मुख्य भाग कोशिका शरीर है, केंद्रक पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, कोशिकांग होते हैं इनमें, और एक कोशिका झिल्ली के विस्तार की प्रक्रियाएं भी कहा जाता है, जहाँ पर हम इनको एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि ये पूरी लिखने को ही आए, और ज़रूरी नहीं कि इस पर प्रश्न भी बने, और ये भी ज़रूरी नहीं कि ना भी बने, ठीक है। तो सिलेबस में दिया गया है, स्पेशल से पूछा जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आता है तो आप अपनी कॉपी लिख पाएँ। आगे बढ़िए, देखिए ये कुछ इस तरीके दिख रहा है। ये देखिए, ये डायग्राम ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप में से सभी लोग, जितने लोग भी इस वक्त इस क्लास को देख रहे हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। अगर अभी पढ़ लेंगे तो रिजल्ट उस दिन अच्छा आएगा। मैं पहले से बहुत ही क्लियर बोल रही हूँ कि रिजल्ट अगर अच्छा चाहिए, पासिंग चाहिए, 90% चाहिए, तो जितने लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में पास है, अगर उनकी बैक आई तो ठीक नहीं होगा। मैं डांट रही हूँ, समझ जाओ मेरी बात को। बहुत गलत बात है अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी करो। जो बच्चे नोट्स लिए वो पूरी नोट्स मेरे पढ़ाने से पहले ख़त्म कर ले, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा दूँगी, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस के फॉर्म में, सीरीज़ के फॉर्म में करवा दूँगी। तो आप में से जितने बच्चों ने नोट्स परचेज़ किए वो अपनी कोर्स को पूरा नोट से ख़त्म करें। और सभी बच्चे सीरीज़ जो लिए हुए हैं उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो भी करते हैं सही से करिए, कुछ चीज़ सर्च कर लीजिए। और एक बात और ध्यान, हम करवाएंगे लेकिन आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। और पुराने पेपर ज़्यादा लगाइए, सारे सब्जेक्ट के पुराने पेपर्स लगाना शुरू करिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स होगी। पुराने पेपर्स बहुत हेल्प करते हैं, ज़रूर से ज़रूर लगाइए। मैं करवाऊंगी लेकिन आप भी लगाए रहिए, मेरे करवाने पे आपको वो चीज़ 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और नोट्स जितने बच्चे लिए उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी जितने पेपर हैं, मैथ में भी चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई वहीं पर लिखिए। बाकी और जितने 8 के आपके 6 के 6 पेपर हैं जिसकी नोट्स वर्चुअल नोट्स बनी, उनके पीछे एकदम लास्ट में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप सभी जानते हैं 50 नंबर में भी दिया है, 25 नंबर में भी दी। वो यहाँ पर करवाएंगे, लेकिन अभी पहले एग्जाम की डेट वगैरह आ जाए तब करवाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के पास वो पहले से है, वो बच्चे उसको तैयार करके कम से कम 50-50 बार कर लो, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। वो रिपीट होने वाले प्रश्न हैं जो मैंने नोट्स में दिए हुए हैं। चलिए, ये रही बात, बता इसलिए रही हूँ कि पढ़िए, जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी करिए। अब ये फिगर है, साइंस में चित्र भी आएगा, तैयार करना है। तो ये आपको दिया गया है, ये नेमिंग और नंबरिंग है, जो कि मुझे हिंदी में नहीं मिल पाई, मैं इंग्लिश में दिखा रही हूँ आप लोग को। ये डायग्राम हिंदी में तैयार करना होगा। तो देखिए, हिंदी में मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो ये यहाँ पर 1 है जिसको डेंड्राइट कहते हैं, ये दूसरा यहाँ पे सोमा है, तीसरा यहाँ पे ये एक्सॉन है, ये देखिए, चौथा यहाँ पे नोड ऑफ क्या है, नेवियर है, ये जो यहाँ पर टच बना है बीच में। फिर एक्सॉन टर्मिनल है, ये पांचवा ये बना हुआ है। फिर सचुआन सेल है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग नेम्स हैं। तो आप लोग ये डायग्राम को हिंदी में मिल जाएगा आप लोगों को अगर, तो ये ज़रूर से ज़रूर तैयार रख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें ये आ सकती हैं। आगे बढ़िए, इनके क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, इन्हें बताइए। 2 नंबर 1 नंबर में आएगा। तो तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य उत्तेजना प्राप्त करना होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को संकेत भेजना होता है। ये सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं। ये संकेत तंत्रिकाओं के माध्यम से मांसपेशियों तक भेजे जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा आंसर है। आपको 2 नंबर से 1 नंबर में जब भी पूछा जाए, इतना आपको भी लिखना है। आपको ईजिली अपने नंबर आसानी से गेन करने में बहुत हेल्प मिल जाएगा, और ऐसे छोटा सा आपसे पूछ लेगा। आगे बढ़ते इसी के साथ दूसरा सवाल देखते हैं। तंत्रिका ऊतक किससे बने होते हैं। तो ये तंत्रिका और न्यूरॉन को तंत्रिका ऊतक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 3 भाग शामिल होते हैं, एक्सॉन, सेल शरीर और डेंड्राइट। ये 3 जो होते हैं ये मेन होते हैं और ये सभी में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की तैयारी आपको जोरों शोरों से करनी होगी। अब इसी में एक टॉपिक है, वो है अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो कहा जाता है कि अंग तंत्र अंगों का समूह होता है, ऑर्गन्स का सेट होता है, जो काम को विशेष को अकेले या सिंगल या सामूहिक रूप में तरीके से मिलकर करते हैं। कोई स्पेशल होगा तो स्पेशल काम को ही परफॉर्म कर, जैसे आँख है तो आँख देख ही सकती, बाकी और कुछ नहीं कर सकती। नाक है तो नाक सिर्फ सूंघ सकती है, सांस लेने में मदद करती, बाकी कुछ नहीं कर सकती। तो वैसे जो ये अंग तंत्र जो होते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। कुछ होते हैं जो स्पेशल काम को करते हैं, कुछ होते हैं जो ढेर सारे काम को करते हैं एक साथ में।
जैसे पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, अंतरास्रावी तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, श्वसन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है। तो ये बहुत सारे तंत्र होते हैं जिनकी सबकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। इन अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं, सबके तंत्र के अलग अलग काम होते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग होकर भी एकदम फ्री होकर काम नहीं करते, एक के बाद एक लिंकअप रहता है इनका। ये ह्यूमंस की बॉडी में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के अटैचमेंट में रहते हैं, लिंकअप में रहते हैं और अपने काम को, शरीर में जो हार्मोन्स के उत्पादन को एकदम प्रॉपर वे में कंट्रोल करते हुए, बॉडी की रक्षा करते हुए, बॉडी के मूवमेंट को भी ध्यान रखते हुए, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एक दूसरे पर बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स जो होते हैं, ये ढेर जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, ढेर सारे ऑर्गन्स के सेट से बनता है। तो सब में कुछ कुछ चीज़ें, सबकी फंक्शनैलिटी फिक्स्ड होती है। जैसे आँख का काम आपको पता है, नाक का काम नाक को पता है, कान का काम कान को पता है। तो ये चीज़ें जो ऑर्गन सिस्टम्स बने हुए, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, लेकिन ये एक दूसरे से लिंकअप होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, कौन कहाँ पर है और क्या चीज़ें परफॉर्म करता है। हमको बायो पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे पास खुद की होती है, तो हम उसके एक्सपीरियंस के बेस पे इन चीज़ों को समझ पाते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब जैसे ये आज की जो क्लास मैं करूँगी अब ओवर, इसमें और जो टॉपिक्स हैं, जैसे टॉपिक्स में ये पोषण तंत्र, पोषण क्या होता है, छोटा छोटा है, उचित पोषण क्या होता है, पोषण के तत्व वगैरह क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इनको मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, जो चैप्टर है थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, वही मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के फॉर्म में अब करवाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन इनके रूप में करवाऊंगी, तो मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। पूरा चैप्टर जो बचा भी हुआ है वो कवर हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री की क्लास देके इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में अब देख लेना। मुझे पता है कि आप लोग को तैयारी लास्ट फाइनल में कैसे करनी है, हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, रिवीजन करते रहिए, बीच बीच जो क्लासेस उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। एक बात ध्यान रखिए, 1 महीने एग्ज़ाम है, अब 1 महीने जो एग्ज़ाम 30 से 40 दिन के अंदर हर हाल में हो जाएंगे, तो इसकी तैयारी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। 1 महीने टच में रहिए ताकि कोई अपडेट हो, न्यूज़ हो, कुछ पता चले, जो PDF दिए जाए, प्रैक्टिस सेट दिया जाए, वो हेल्प करे। तो वहाँ से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।